अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अमीन सादिक। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं आपके सामने। जमात नहम की उर्दू लाजमी खैबर पख्तूनख्वा की किताब की जो पहला सबक है अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, उसकी मश्क में ग़ालिबन चौथा या पांचवा सवाल है कि जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं, इस हवाले से बात हो रही है। तो चूँकि हम नाहम को पढ़ाते हैं, तो अब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो सरकारी इदारों से आए होते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ प्राइवेट इदारों से आए होते हैं। तो होता यूँ है कि वहाँ अ जो है मुख्तलिफ़ इदारों के जो है वो निसाब पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह होता है कि तरतीब शायद उस तरह ना हो। अगर किसी बंदे ने नहम में, चूँकि गवर्नमेंट का निसाब है, तो 8वीं में, 5वीं में, छठी, 7वीं, 8वीं तरतीब से कवायद के सवालात वग़ैरह साथ-साथ आते जाते हैं। चूँकि हम यहाँ पढ़ाते हैं नहम में, तो मुख्तलिफ़ इदारों से आए हुए बच्चे होते हैं। तो इस हवाले से हम फ़ौरन ये स्टार्ट करें कि जुमले के 2 बड़े अज़्ज़ा होते हैं, तो शायद बच्चों को समझने में मुश्किल हो जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उस सवाल को हम उसकी बुनियाद से देखें, जड़ से देखें, ताकि हमें वो सवाल समझने में, उस सवाल को समझने में आसानी हो। तो आइए हम चलते हैं कि जुमले के 2 बड़े अज्ज़ा होते हैं। अब इससे 2 बड़े अज्ज़ा होते हैं, पहले ये देखें कि जुमला क्या है? जुमला किसे कहते हैं? और जुमले से पहले क्या प्रोसेस होता है या उससे पहले क्या कुछ होता है? उस हवाले से हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो मैं एक खाका सा बना देता हूँ, तरतीब बाय तरतीब हम उसको लेकर आगे-आगे चलेंगे, फिर हम जुमले के अज्ज़ा के हवाले से बात करेंगे। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखिएगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं, तो मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और टिकटॉक भी है, फेसबुक भी है और यूट्यूब का चैनल भी है। तो मोहम्मद अमीन सादिक के नाम से आपको इंशाल्लाह मिलेगा यूट्यूब पे, उर्दू विद मोहम्मद अमीन सादिक के नाम से। तो चलें हम चलते हैं। तो देखिएगा, हम जुमले से पहले हम यहाँ बना देते हैं, हमारे पास एक लफ्ज़ है हर्फ़, ठीक है? ये हमारे पास हर्फ़ है। अब हर्फ़ क्या है? तो हम अगर देखें बच्चों को समझाने के लिए कि हुरूफ़ तहज्जी जिसे हम कहते हैं अलिफ से लेकर ये तक, इनको हम क्या कहते हैं? सिंगल को या अकेले को हर्फ़ कहते हैं। और ये मजमूए को या 2 से ज़्यादा जो हर्फ़ होते हैं, वो जब उसको हम जमा उसकी क्या होती है? हुरूफ़ होते हैं। तो ये क्या है? हर्फ़ है। अब हर्फ क्या है कि ज़ुबान से निकली हुई मुख्तसर सी जो आवाज़ है, आवाज़ का जो हिस्सा है, उसे हम हर्फ कहते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर अ। अब ये जो है ये एक हर्फ है जो हमें बोर्ड पर हम अगर को हम शो करेंगे, ये हर्फ है, तो हम ऐसे लिखेंगे। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि हम ये अलिफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम ज़बर लाएँगे, तो ये हो जाएगा। और अगर इसके नीचे हम ज़ेर लगाएँगे, तो ये ए हो जाएगा, ये दूसरा हर्फ हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर हम पेश लगाएँगे, तो ये ओ हो जाएगा। तो ये 3 मुख्तलिफ हर्फ हुए और 3 मुख्तलिफ आवाज़ें हुईं। तो उम्मीद है कि आप हर्फ को ज़रूर समझे होंगे। तो फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद हर्फ से क्या बनते हैं? भई लफ्ज़ बनते हैं। क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनते हैं। तो हम हर्फ लेके आते हैं और यहाँ पे हम जो है वो हम लफ्ज़ और हर्फ पर बात। अब हर्फ क्या है? हर्फ के 2 हैं। एक को हम कहते हैं, ये हर्फ के बाद लफ्ज़ आ जाता है। क्या आ जाता है? लफ्ज़। अब कैसे लफ्ज़ आता है कि 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ जब तरतीब के साथ मिलते हैं, तो वो लफ्ज़ बन जाता है। बेतरतीब नहीं, तरतीब ज़रूरी है, क्योंकि तरतीब के बगैर कोई चीज़ जो है वो ठीक नहीं होती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ उसकी मिसाल एक लिख लेता हूँ आपके लिए कि मिसाल हमारे पास हर्फ है। क्या है? कि हमारे पास एक हर्फ है पा है, दूसरा हमारे पास एक हर्फ है अलिफ है, तीसरा हमारे पास एक हर्फ है वो नून है, और चौथा हमारे पास एक हर्फ है वो ये है। अब ये हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? ये हमारे पास 5 हरूफ हैं। ये तो मैंने आपको ज़्यादा हरूफ के बताए। अब हम अगर 2 हरूफ की बात करें,
تو یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک حرف ہے کاف اور ایک ہمارے پاس حرف ہے با۔ اب ان کو جب ہم ملا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ حروف کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ یہاں جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ دیکھیے گا، یہاں جو ہمیں نظر آتا ہے یہ پانی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو کاف اور با جب ملے گا ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو لفظ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی لفظ تو ہم نے پڑھ لیا کہ لفظ کیا ہے، لیکن لفظ دو طرح کے ہیں۔ کیا ہے؟ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس لفظ موضوع ہوتا ہے، لفظ موضوع، یا ہم اس کو پہلے لفظ مومل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈائیگرام بنانے میں آسانی ہو، اور دوسرے کو ہم لفظ موضوع کر لیتے ہیں، ہم لوگ لفظ موضوع، یہ لفظ موضوع ہم کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے گا احباب، پیارے بچوں، کہ لفظ مومل کیا ہے؟ کہ بھئی ہم اس کو سمجھانے کے لیے بچوں کو زیادہ مشکل یا پیچیدہ نہیں بناتے ہیں۔ جو بے معنی لفظ ہوتا ہے، یعنی یہاں میں نیچے لکھ لیتا ہوں اس کے لیے وضاحت کے لیے، بے معنی لفظ کو ہم مہمل کہہ دیتے ہیں، اور بامعنی لفظ کو ہم لفظ موضوع کہہ دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بے معنی لفظ ہے اور ایک بامعنی لفظ ہے؟ تو آئیے ہم مثال کے ذریعے سے ہم یہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے پانی، جو ہم نے اوپر مثال لیا تھا۔ اب جس سے بھی آپ پوچھیں کہ پانی کیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا، لیکن اب ساتھ میں ہم ایک اور لفظ ملا دیتے ہیں، وانی۔ اب پانی وانی، اب یہ لفظ کیا ہے؟ یہ پانی وانی۔ اب یہاں پانی جو ہے یہ بامانی لفظ ہے، لیکن وانی کا کوئی بھی مطلب موجود نہیں ہے۔ تو گویا جو بامانی لفظ ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ موضوع کہیں گے، اور جو بے معنی لفظ ہیں اس کو ہم جو ہے وہ مومل کہیں گے۔ تو آپ کو معنی کے لحاظ سے یا لفظ کے دو اقسام آپ کو نظر آئے، وہ لفظ مومل ہے اور لفظ موضوع ہے۔ یہاں تک بھی آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں، اگر جن کا ہمیں دوبارہ سے اس کی دہرائی یا یاد دہانی بچوں کو کروانی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک بنیادی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے تو ہم پھر آگے جا کر ہم مختلف قواعد میں یا مختلف علوم میں ہم پھر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لفظ موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ لفظ مومل کی طرف ہمارا اب کوئی کام نہیں ہے، ہم نے جملے کو سمجھانا ہے کہ جملہ کیا ہے، اس لیے ہمیں لفظ موضوع کی طرف جانا ہوگا۔ تو دیکھیے گا کہ لفظ موضوع کی بھی پھر دو اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے۔ کس لحاظ سے؟ معنی کے لحاظ سے۔ معنی کے لحاظ سے ہمارے پاس لفظ موضوع کی کتنے اقسام ہیں بھائی؟ دو اقسام ہیں، دو اقسام ہیں۔ اب کون کون سی اقسام ہے لفظ موضوع کی؟ تو ہم وہ لکھ لیتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں بھائی کلمہ، ٹھیک ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کلام، ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام۔ یاد رکھیے گا کہ لفظ موضوع کو کلمہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کلام ہے۔ تو چونکہ ہمارا کام کلمہ سے نہیں کلام سے ہے۔ کیوں کلام سے ہے؟ کیونکہ ہم نے جملے کو سمجھانا ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی مرکب بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سوری، اس کو کلام کہتے ہیں، پھر آگے مزید اس کا ہم آگے جا کے تقسیم کریں گے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ قواعد میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف ہے اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں نحو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ صرف جو حصہ ہوتا ہے قواعد کا، اس میں ہم لفظ پر بات کرتے ہیں کہ لفظ واحد ہے، لفظ جمع ہے، لفظ اسم ہے، لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، لفظ مذکر ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لفظ کی مختلف پہچان اور اس کی ساخت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم لفظ پر نہیں بات کر رہے، ہم جملے پر بات کر رہے ہیں، تو اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے قواعد کا،
उसे हम कहते हैं नाव। तो याद रखिएगा, नाव में हम क्या करते हैं, हम जुमले की साख्त और जुमले के हवाले से बात करते हैं कि जुमला कैसे बना है, किस तरह बना है, जुमले की कौन कौन से हिस्से हैं और ये हिस्से क्या कहलाते हैं, इनके नाम क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो हम चलें इसके हम बात करते हैं। इसमें इस कलाम को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब नाकिस कहते हैं, और एक को हम कहते हैं मुरक्कब ताम कहते हैं। तो याद रखें, मुरक्कब ताम को हम क्या कह सकते हैं, जुमला भी कह सकते हैं, और मुरक्कब ताम को हम इसका दूसरा नाम मुरक्कब मुफीद भी कह सकते हैं। तो इसके तीन नाम है। मुरक्कब ताम को ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हम क्या कह सकते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कह सकते हैं, और जुमला भी कह सकते हैं। तो अब हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं जिनमें एक ताल्लुक पाया जाता है, और जिसको सुनने के बाद कोई उसके मानी में कमी नहीं आती है और मुकम्मल मानी देता है, तो उस ताल्लुक को हम क्या कह देते हैं, असनाद कहते हैं। तो हम अब जुमले की साख्त के हवाले से बात करेंगे। तो मैं यहाँ तक मेरी बात आ गई है। अब मैं इस जगह पे हम आपको लिखने की कोशिश करूँगा कि हम कहेंगे जुमले की अज्जा। जुमले के अज्जा, ये हमारा आज का टॉपिक है, जुमले के अज्जा। तो जुमले के अज्जा जुज की जमा है, जुज हिस्से को कहा जाता है। तो दो बड़े अज्जा हैं। तो अब उस हवाले से मैं बात करता हूँ कि दो कौन कौन से अज्जा हैं। मैंने दो लाइनें लगाई हुई हैं। एक को हम कहते हैं मुस्नद इले, और एक को हम कहते हैं मुस्नद कहते हैं। कुछ लोग मसनद पढ़ते हैं, कुछ लोग मुस्नद पढ़ते हैं। मुस्नद इले और मुस्नद हम कहते हैं, ठीक है। अब मुस्नद इले क्या है और मुस्नद क्या है, ये जुमले के हिस्से होते हैं। ये हिस्से जब दो हिस्से जुमले की नहीं होते हैं तो जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कि मैं एक जुमला लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, देखिएगा आपको समझ आ जाएगी कि मिसाल के तौर पर मैंने एक जुमला लिखा कि अहमद अहमद ज़हीन है, ये एक जुमला है। अब मुस्नद इले क्या है और मुस्नद क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे। तो याद रखिएगा, मुस्नद इले जुमले में जिस चीज या शख्स के बारे में बात हो, कि ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं कि जुमले में जिस चीज या शख्स के बारे में बात हो, ठीक है, बात हो, ये मुस्नद इले है। अच्छा, इस तरफ क्या है कि जुमले में जो बात कही जाए, जुमले में जो बात की जाए, ठीक है, ये दो हमारे पास वो जुमले हैं। देखिएगा कि अब मिसाल है कि भाई अहमद ज़हीन है, हमने बात की है, हमने एक जुमला बोला है, और जुमला एक क्या है, अहमद ज़हीन है। याद रखिएगा, हमने किस शख्स या चीज़ के बारे में बोला है, तो हमारे पास शख्स है, अहमद है। तो अहमद के बारे में हमने बात की है, तो हमारे पास अहमद क्या है, हमारे पास अहमद जो है ये मुस्नद इले है, ठीक है। हमने अहमद के हवाले से एक बात की है, और वो क्या बात है, तो याद रखिएगा, हमने अहमद के बारे में ये बात की कि वो ज़हीन है। तो हमने जो बात की है उसे मुस्नद कहा जाता है। यहाँ तक इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद फिर मैं इस अगले लेक्चर में बताऊंगा कि फिर जुमला इस्मिया क्या होता है, जुमला फेलिया क्या होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि जुमले के दो बड़े अज्जा होते हैं जिनमें एक ताल्लुक पाया जाता है। अच्छा, इन दो अज्जा में जो ताल्लुक पाया जाता है, एक मैं यहाँ ताल्लुक लिख लेता हूँ, ठीक है ना, या रिश्ता लिख लेता हूँ, उस ताल्लुक को असनाद कहते हैं। इस ताल्लुक का काम क्या होता है, इस ताल्लुक के ज़रिए से जुमला जो है वो अधूरा नहीं होता और सुनने वाले को मुकम्मल मानी देता है और किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आज के इस मुख्तसर लेक्चर को आप लोग समझे होंगे, और इंशाल्लाह कल हम एक और वीडियो के साथ हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। इसी सिलसिले को मज़ीद हम आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।